बच्चों सीबीएसई बोर्ड में हमारे पास 45 डेज का टाइम बचा हुआ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी को कैसे सिंक करें। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए जिससे कि आप सारी बातों को इसी टाइम पर नोट कर सकें। देखिए, सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे कोर सब्जेक्ट के साथ साथ दो और सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट। हमें इसको भूलना नहीं है और अपने टाइम टेबल में डेली 1 घंटे हमें इसको जगह देनी है। कैसे करना है, आप एक बार सैंपल पेपर देख लीजिए, एक आध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं कोर सब्जेक्ट की। 3 कोर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले आपको इनके चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है। एक रजिस्टर लीजिए और इनके चैप्टर्स की लिस्ट बना लीजिए। एक पेज पर फिजिक्स के चैप्टर्स की लिस्ट, एक पेज पर केमिस्ट्री और एक पेज पर बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर टोटल है 14 चैप्टर्स। अब ध्यान से समझिएगा, चैप्टर के लिस्ट के साथ ही आपको 4 और कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में थियरी, दूसरे कॉलम के अंदर इलस्ट्रेशन, तीसरे कॉलम के अंदर रिवीजन 1 और फिर रिवीजन 2। इन कॉलम्स पे हम क्या करने वाले हैं, हम फिजिक्स के एक एक करके सारे चैप्टर्स की थियरी को सीडीएफ के फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ेंगे, सीडीएफ रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सीडीएफ रूल क्या है, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और फॉर्मूला। जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन लिखेंगे। यस, यू हैव टू राइट इट इन योर प्रैक्टिस कॉपी और उसके साथ आपको उसका डेरिवेशन भी लिखना है। डेरिवेशन के बाद आपको उसके फॉर्मूला को कई बार लिखना है। तब तक आपको लिखना है जब तक आप बिना देखे ना लिखने लग जाएं। और ये हो गया हमारा पहला कॉलम जिसे हम कहेंगे थ्योरी। उसके बाद हमारे पास आएगा इलस्ट्रेशन, जिसमें हम फिजिक्स के इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस और चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको बिल्कुल वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे जैसे बोर्ड के क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। तीसरे कॉलम में हम करने वाले हैं नीट के पीवाईक्यूज। जी हाँ, नीट के जो पीवाईक्यूज है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हम थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, तो नीट के पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। और नीट के पीवाईक्यूज आपके 2 तरीके से हेल्प करने वाले हैं। पहला, नीट के में हेल्प करेंगे, दूसरा बोर्ड में भी अब पीवाईक्यू आने वाला है। साथ ही असर्शन रीजन भी आएगा। असर्शन रीजन तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है आप एनसीईआरटी को थॉरली पढ़िए, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़िए। एनसीईआरटी जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो असर्शन रीजन आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस तरह से हम 30 डेज के अंदर पूरे फिजिक्स के 14 चैप्टर्स को एक बार करने वाले हैं। सिमिलरली अब हम केमिस्ट्री में आएंगे, तो केमिस्ट्री के अंदर हम जब बात करेंगे तो डेली आपको 2 आवर्स केमिस्ट्री को एलोकेट करना पड़ेगा और इन 2 आवर्स में हम केमिस्ट्री में थियरी भी करेंगे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पर भी इलस्ट्रेशंस है, यहाँ पर भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम थ्योरी कर रहे होंगे और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ साथ रिएक्शंस बहुत ज्यादा लिखनी है। ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी ज्यादा आप लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। जैसे कुछ चैप्टर आपको कोर चैप्टर्स बताता हूं, जैसे ऑर्गेनिक में है हेलो एल्केन से शुरू करके और अमाइंस तक। इन सभी में आते हैं नेम रिएक्शंस। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं आपको उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो नेम रिएक्शंस को जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तब तक लिखते रहें जब तक आपको वो सोचने पर ही आप उसकी इक्वेशन नहीं बता देते। नीट में कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं नेम रिएक्शन से, तो इधर आपने लिखकर बोर्ड के लिए भी प्रैक्टिस कर ली और प्लस नीट की भी आपकी तैयारी हो गई। फिर इसके बाद एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन नंबर्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आता है, उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताना आता है, स्पेस आइसोमेरिज्म बताना आता है एंड फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट ये चैप्टर आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, जहां से भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट्स को हम यहां पर भी मिस नहीं कर सकते। इसमें भी आपको नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, बस पास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व करिए, इतना सफिशिएंट है। वो नीट के पीवाईक्यू के पेपर्स आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देंगे। अब बात आती है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम उनके 13 चैप्टर्स की जो हमने लिस्ट बनाई है हम उसमें इजी चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और इकोसिस्टम। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनकी थ्योरी भी सिर्फ एनसीईआरटी से पूछी जाती है। एनसीईआरटी की थ्योरी के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और याद रखिएगा यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्वेश्चन के आंसर लिखना बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा। डायग्राम्स बनाकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, नीट के जो पास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस आपके नहीं होते उन क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी में अटैक करिए और फिर एनसीईआरटी से उन टॉपिक्स को बार बार पढ़िए। इसमें इजी चैप्टर्स के बाद हम देंगे थोड़े से मीडियम चैप्टर्स, जैसे बायोटेक वाले हैं, एक एक चैप्टर को 2-2 दिन आपको हो सकता है देना पड़ जाए, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इजीली एनसीईआरटी से काम हो जाता है। फिर रिप्रोडक्शन की यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, और उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।
सबसे लास्ट में हम करेंगे जेनेटिक्स, क्योंकि अक्सर कई बार हम जेनेटिक्स भूल जाते हैं। 30 डेज के अंदर अभी हम पहले स्लॉट में तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में जेनेटिक्स करेंगे। जेनेटिक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी टॉपिक्स के बाद सब टॉपिक्स हैं तो सब टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, उसमें मेंडल का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक बार आप इनकी लिस्ट बना लीजिए और फिर इन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़िए। टॉपिक हो गया, हमने टॉपिक पर टिक लगा दिया। दूसरा टॉपिक हो गया, टॉपिक पर टिक लगा दिया। फिर हमने क्या काम किया, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, नीट में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। और पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन देखिए, पिछली बार बोर्ड में भी आया है और नीट में तो आया ही आया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इस तरह से आप पूरे जेनेटिक्स के टॉपिक को, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या बहुत अच्छे से करिए। 30 डेज के अंदर आपको हर हाल में इसको कंप्लीट करना है। मेरे ख्याल से एक बार से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक बार 30 डेज में ये आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। अब हम बात करेंगे रिवीजन 2 की, जो कि नेक्स्ट 15 डेज में करना है। नेक्स्ट 15 डेज में जो आपको रिवीजन 2 करना है, उसमें आपको नीट के केवल पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तीनों ही सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। 2-2 घंटे आप तीनों सब्जेक्ट को दे दीजिए, उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। सर 2-2 घंटे तो हो गए, बाकी के टाइम पर हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं करना है। आप एक काम करिए, सीबीएसई की वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड करिए। इस साल का तो सैंपल पेपर करिए ही, इस साल के साथ साथ प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर भी 1-2 साल के आप ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो पहले ही रेशनलाइज हो चुका था। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, उनको बिल्कुल बोर्ड के फॉर्मेट पे लिख लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इनमें वो चैप्टर्स भी दे रखे हैं जो चैप्टर्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, हम उन चैप्टर्स को छोड़ देंगे और जो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है उनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो लास्ट 15 डेज में हम क्या करने वाले हैं, नीट के पीवाईक्यू करने वाले हैं, अपनी एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। उस टाइम हम थ्योरी पर कम ध्यान देंगे, लगभग नहीं पढ़ेंगे थ्योरी। जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें अगर मान लीजिए हमारे दिमाग से कोई क्वेश्चन निकल गया है, किसी की थ्योरी नहीं आती, तो हम उन्हें उसे रिवाइज कर लेंगे। बस हम पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो बोर्ड के सैंपल पेपर्स हो। और इस तरीके से हम अपनी तैयारी को सिक्योर करेंगे। रही बात 11th की तैयारी सर कब करेंगे, क्योंकि नीट में तो वो भी आएगा। जैसे ही बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 11th का सिलेबस वापस से पढ़ना शुरू करेंगे। हमें अब से लेकर बोर्ड तक ऐसी तैयारी करनी है कि बोर्ड के बाद हमें क्लास 12th पर बहुत ज्यादा पैनिक ना होना पड़े और हम सिर्फ 11th की तैयारी कर सकें। तो बोर्ड के बाद हम सिर्फ 11th पर पूरी तरह से फोकस रहेंगे, अपनी टेस्ट सीरीज को अच्छे से तैयार करेंगे और उसके बाद हम नीट का एग्जाम दे देंगे। बाकी अगर किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड एग्जाम के बाद हम फिर एक स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। तो जैसा मैंने बताया, आप अपनी कॉपी में स्ट्रैटेजी को लिखिए, उसके बाद उसी स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से बोर्ड और नीट का एग्जाम दीजिए। थैंक यू।